Hi, Bachcha Party. So today I am here with chapter number 2, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. So it's going to be very interesting chapter because it's about Nelson Mandela. I believe you all are well aware of the name, the person Nelson Mandela. मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा इनके बारे में, ठीक है। और ये जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, इट्स एन ऑटोबायोग्राफी, मतलब कि ये नेल्सन मंडेला जी ने खुद अपनी बायोग्राफी, अपनी जीवनी जिसको बोलते हैं, लिखी हुई है। सो लेट्स गेट इनटू इट। हम देखेंगे हमें क्या खूबसूरत सी बातें देखने को मिलती हैं इनके जीवन के बारे में। एंड ऑब्वियसली इट्स रिटन बाय नेल्सन रोहिलाला मंडेला, राइट। सो बिफोर यू रीड, apartheid is a political system that separates people according to their race। अब यहाँ पे एक apartheid, ये ना एक political system होता है, ठीक है। और इसमें क्या प्रॉब्लम थी, क्योंकि इसमें ना रेस, मतलब जैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, भेदभाव, कास्ट के बेसिस पे, कलर्स के बेसिस पे, तो ये जो सिस्टम है ना, ये इसको सपोर्ट करता था। कैन यू से विच ऑफ 3 countries नेम्ड बिलो हैड सच अ पोलिटिकल सिस्टम until very recently? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। अब आपसे पूछा गया है कि आप बता सकते हो कि इन तीनों कंट्री में से बहुत पहले कौन सी कंट्री में ये वाला सिस्टम जो था वो अपनाया जाता था, यहाँ माना जाता था। तो ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका। ओके, हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने सुना है इनके बारे में? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। मंडेला और इनकी जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। अब इस सिस्टम, ये जो अपार्थाइड सिस्टम है, इसके अगेंस्ट ना नेल्सन मंडेला और इनकी जो पार्टी थी, मतलब बोलते हैं कि लाइफ टाइम स्पेंड किया था इन्होंने इसके अगेंस्ट फाइटिंग में। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन। कैन यू इमेजिन, 30 साल वो जेल में रहे थे। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। और 1994 में डेमोक्रेटिक सिस्टम, जो लोकतांत्रिक सिस्टम है, उससे रिलेटेड मतलब वो आया और इलेक्शंस हुए साउथ अफ्रीका में। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और मंडेला जो थे वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। न्यू नेशन मतलब ये नहीं है कि साउथ अफ्रीका कोई न्यू नेशन था, कोई नया नाम हो गया। सिंपली पहले यहाँ पे ये जो अपार्थाइड बताया, मतलब यहाँ पे बहुत भेदभाव था कलर के बेसिस पे, काले गोरे, है ना। तो मतलब एक नया नेशन बना था, क्योंकि एक काला प्रेसिडेंट, ठीक है, उसको एक काला इंसान था, उसको चांस मिला था प्रेसिडेंट बनने का। In this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration। अब ये जो पर्टिकुलर हम पढ़ेंगे ना, एक तो ये क्या है, ये हिस्सा है उनकी ऑटोबायोग्राफी का, ठीक है। और उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इनॉग्रेशन होता है कोई भी चीज़ जब, मतलब जैसे किसी की शुरुआत है ना, तो एक ये हिस्टोरिक, बहुत ही बड़ा हिस्टोरिक ओकेजन, एक मोमेंट था, उसके बारे में मंडेला ने बात की है। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? आपको बोला है कि आप गेस कर सकते हो क्या होगा ये। चेक योर गेस विद दिस न्यू आइटम फ्रॉम BBC ऑफ 10 मई 1994। तो ये जो आर्टिकल था, ये 10 मई 1994 में BBC की जो न्यूज़ आइटम थी उसमें आया था। सो क्या आर्टिकल था वो? मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। और ये एक बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। एक काला इंसान, उसका मतलब राष्ट्रपति बनना साउथ अफ्रीका का। इट वॉज अ वेरी ग्रेट मोमेंट। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। तो 3 सेंचुरीज तक गोरों के रूल के बाद साउथ अफ्रीका का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। कौन थे वो? नेल्सन मंडेला। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है, पार्टी वन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। तो ये जो इनकी पार्टी थी ना, मंडेला जी की पार्टी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तो जब इलेक्शन हुए तो 400 में से 252, मतलब मोर देन हाफ,
इनको सीट्स मिली थी और ये एक हिस्टोरिकल बोलते हैं ना कि एक विक्ट्री थी, ठीक है। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। तो आज की डेट में जो एम्फी थिएटर नाम की एक बिल्डिंग है, वो कोई जगह है वहाँ पे, प्रिटोरिया वहाँ पे है। तो वहाँ पे ये सेरेमनी हुई थी, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड। और ये जो सेरेमनी थी ना, जिसमें मतलब वो प्रेसिडेंट बने थे, फिर वो शपथ लेते हैं ना, तो उसमें 140 कंट्रीज़ के पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े का ऑफिशियल जो पर्सनैलिटीज़ थी वो आई थी। Never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. So जब नेल्सन मंडेला पब्लिक को एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने क्या बोला, नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल, कि ये सुंदर धरती जो है साउथ अफ्रीका की, इसमें कभी भी अब अत्याचार नहीं होगा। ऑपरेशन मतलब किसी, जैसे पहले गोरे लोग उनको दबाते थे ना, अत्याचार करते थे, तो कहते ये वाला अब दोबारा इस धरती पर कभी नहीं होगा। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together. तो जुबिलेंट होता है बहुत ही हैप्पी, जैसे एक सीन, बहुत ही खुशनुमा सा सीन, बहुत खुश थे सारे। तो प्रिटोरिया की गलियों में सभी खुशी मना रहे थे, काले भी गोरे भी मिक्स थे, ऐसा नहीं था सिर्फ गोरे ही थे। तो ये मतलब एक बहुत बड़ा मोमेंट था। More than 10,000 South African men, women and children of all races sang and danced with joy. तो 10,000 से ज़्यादा साउथ अफ्रीकन मैन, वीमेन और बच्चे, ऑल रेसेस, सभी कास्ट के, सभी कलर्स के, गा रहे थे और नाच रहे थे खुशी से। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर। सो 10 मई का जो दिन था वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और क्लियर था, साफ था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज़ आई हैड बीन प्लेजेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. तो वो बता रहे हैं नेल्सन मंडेला, कहते कि पिछले कुछ दिन जो थे वो किन से घिरे हुए थे, है ना। besieged मीन्स टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय, किन से घिरे हुए थे, जो डिग्निटरी से, बहुत जो दूसरे राज्यों के प्रतिनिधि थे, ऑफिशियल अधिकारी थे, पॉलिटिशियंस थे, वर्ल्ड लीडर्स थे, क्योंकि वो उनको रिस्पेक्ट इन द सेंस मतलब उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे थे, क्योंकि वो प्रेसिडेंट बने थे और उनकी जो शपथ समारोह होना था उसके लिए वो उनको उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। कहते हैं कि साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर पहली बार ना ये किसी भी इनॉग्रेशन के दौरान इकट्ठा होने वाली भीड़ जो थी ना, मतलब जो इंटरनेशनल जो दूसरे देशों से लोग आए थे ना, सबसे ज़्यादा लोग आए थे पहली बार। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. तो जिस जगह पे सेरेमनी होनी थी एम्फी थिएटर में, तो वो बताया गया कि यूनियन बिल्डिंग्स जो प्रिटोरिया का जो यूनियन बिल्डिंग्स थी उनके द्वारा मतलब पूरा वो बनाया गया था। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, मतलब दशकों तक, बहुत लंबे समय तक यहाँ पे किसका राज था, गोरे लोगों का। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका's फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और अब क्या था, वो पहली बार देखने को मिल रहा था। रेनबो मतलब अलग अलग लोगों, कलर्स के लोग थे, तो वो रेनबो से उसकी तुलना की गई है। और साउथ अफ्रीका पहली बार एक लोकतांत्रिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट, मतलब जहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, भेदभाव नहीं था, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब डिफरेंट कलर्स के लोग थे, तो इसकी कंपैरिजन की गई है एक रेनबो से। एम्फी थिएटर का मीनिंग आपको बताया गया है, a building without a roof with many rows of seats rising in steps typical of ancient Greece and Rome। तो एम्फी थिएटर कैसा होता है कि एक बिल्डिंग होती है बिना रूफ़ के। आपने देखा होगा ना, जैसे ये स्टेडियम वगैरह होते हैं, वैसे कहाँ वहाँ पे स्टेप्स कैसे होती हैं, नीचे से शुरू होती हैं और ऊपर तक जाती हैं, तो बस वही वैसा वाला होता है ये, ठीक है। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जेनानी
और उन्होंने बताया कि ऑटम का बहुत प्यारा सा दिन था और उनके साथ उनकी डॉटर थी ऑन द पोडियम. मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट. और जो उपराष्ट्रपति कौन थे, उन्होंने पहले शपथ ली थी, वो थे मिस्टर डी क्लर्क. ठीक है. और पोडियम एक स्टेज टाइप होती है वहाँ पे जहाँ पे वो शपथ ले रहे थे. तो पहले जो उपराष्ट्रपति थे उन्होंने ली. देन Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. Or when it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of republic and its people. तो फिर ये जो थाबो mbeki हैं, इन्होंने फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट एज अ फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट इन्होंने शपथ ली थी. और कहते जब मेरी टर्न आई मैंने भी प्लेज ली कि मैं संविधान जो था वहाँ का उसको पूरा पालना करूँगा. ठीक है. उसकी जो गरिमा है वो मैं बनाए रखूँगा और अपने आप को मैं अपने ये जो हमारा गणतंत्र है, जो हमारा कंट्री है, इसके और इसके लोगों के लिए मैं खुद को डिवोट करता हूँ. मतलब खुद को मैं उनके ही नाम कर रहा हूँ. टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड. जो भी गेस्ट यहाँ पे आए थे और जो भी दुनिया के लोग हमें देख रहे हैं, मैंने कहा टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर confer glory and hope to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. अब उन्होंने क्या बोला, आज ऑल ऑफ अस टू मतलब बाय आर प्रेजेंस हेयर, आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं. तो क्यों कन्फर ग्लोरी, कन्फर होता है अ फॉर्मल वे हेयर. ठीक है. यहाँ पे कन्फर का मतलब आया हुआ है एक बड़े ही फॉर्मल तरीके से वो बोल रहे हैं कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी, कि जो आज उनके लिए वो स्वतंत्रता का दिन था. तो कहते आज जो स्वतंत्रता पैदा हुई है वो हम मतलब उसको मैं वो चीज़ हमने क्या देना है, उसको क्या देना है, ग्लोरी, शान देनी है और उम्मीद देनी है. आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन, कहते कि बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण ह्यूमन डिज़ास्टर, जो पहले भेदभाव होता था वो बहुत ही बुरा था. ठीक है. इट वॉज डिज़ास्ट्रस, जो बहुत टाइम तक रहा, लेकिन उसकी मतलब एक बहुत ज़रूरत थी एक नई सोसाइटी की जिस पे सारी मानवता प्राउड कर सके. वी हु वर outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. अब वी हु वर outlaws, इसका क्या मीनिंग बोला गया है, बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड मैनी कंट्रीज़ हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका. क्या हुआ था कि यहाँ पे इतना भेदभाव था गोरे और काले लोगों के बीच में कि बहुत सारे कंट्रीज़ ने ना डिप्लोमेटिक मतलब पॉलिटिकल रिलेशनशिप तोड़ दी थी साउथ अफ्रीका से. अच्छे रिलेशंस नहीं रह गए थे. ठीक है. तो वो बोल रहे हैं कि अब ऐसा नहीं है. ठीक है. अब ऐसा नहीं है. और हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस, मतलब कि कहते हैं कि ये हमारे लिए बहुत बहुत सम्मान की बात है. प्रिविलेज होता है एक विशेषाधिकार, कि हम अपनी ज़मीन पर अलग अलग नेशंस को होस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उस इनॉग्रेशन पे बहुत कंट्रीज़ के लोग आए हैं, है ना. जो पॉलिटिकल ऑफिशियल्स हैं वो सारे आए हैं. तो कहते हैं ये हमारे लिए बहुत रेयर प्रिविलेज है, बहुत बड़ा महाधिकार है हमारे लिए ये. वी थैंक ऑल ऑफ आर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स फॉर हैविंग come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. कहते हम धन्यवाद करते हैं सभी डिस्टिंग्विश्ड होते हैं, बहुत ही रेप्यूटेड रिस्पेक्टेड जो हमारे इंटरनेशनल गेस्ट आए हैं और जो हमारे साथ, हाँ, इस कंट्री के लोगों के साथ वो क्या मतलब किस चीज़ के लिए आए हैं. वो आज न्याय की जीत हुई है, शांति की जीत हुई है और मानवता के सम्मान की जीत हुई है. इसको सेलिब्रेट करने के लिए हम जो भी हमारे गेस्ट आए हैं उन सब का थैंक यू करते हैं. ठीक है. वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty,
deprivation, suffering, gender and other discrimination. तो वो बता रहे हैं कि जो भी हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी, है ना, हमारे ऊपर भेदभाव था, उनसे हमें आज आज़ादी मिली है. पॉलिटिकल जो भी रिस्ट्रिक्शन थी कि हमारे साथ दूसरे कंट्रीज़ ने कोई रिलेशन नहीं रखा था, उससे हम फ्री हो गए हैं. और आज हम शपथ लेते हैं कि हम अपने आप को गरीबी से मुक्त करेंगे, ठीक है. और जो हमारे अधिकार जो हमें नहीं मिले थे पहले, हम वो अधिकार लेंगे. जो कुछ भी हमने सहा है जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, हम उन सभी भेदभावों को ख़त्म करेंगे. नेवर 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 एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर. कहते कि आज के बाद कभी भी नहीं इस सुंदर धरती पर हम कभी कोई एक दूसरे पर अत्याचार नहीं करेगा. द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट. लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका. उन्होंने बोला द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस, कि आज जो मतलब आज इस तरह का सूरज चमका है ना, कि मतलब वो पहले किसी ह्यूमन अचीवमेंट पे नहीं चमका होगा. मतलब उनको बड़ी खुशी है कि आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं और आज का जो सन है वो बहुत ब्राइट है. तो कहते हैं कि स्वतंत्रता को रूल करने दो, ठीक है, सबकी इंडिपेंडेंस हुई है, सब इसको रूल करने दो. और अफ्रीका के लिए वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और ले रहे हैं भगवान से. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. अब कहते कि कुछ मोमेंट के बाद उन्होंने क्या किया, अपनी आइज़ को ऊपर उठाया, मतलब ऊपर आसमान में देखने के लिए. क्यों आइज़ इन ऑफ, मतलब एकदम से ऊपर उठाया हैरानी में, एक्साइटमेंट में, क्योंकि एक बहुत ही कलरफुल एंड अट्रैक्टिव एक डिस्प्ले हो रहा था. स्पेक्टेकुलर अरे मीन्स एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. वहाँ पे अब जो अपने साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर, ट्रूप कैरियर्स है ना, उन्होंने भी इस खुशी में कि डेमोक्रेसी आई है, नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं, उनकी खुशी में उन्होंने भी अपनी एक परफॉर्मेंस दी. इट वॉज ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीशन एंड मिलिट्री फोर्स बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. अब क्या था, ये कोई ऐसे एक डिस्प्ले नहीं था नॉर्मल सा, कोई पिन पॉइंट प्रिसीशन मीन्स ऐसे कोई डिस्प्ले नहीं था. ये क्या था, ये था मिलिट्री फोर्सेस का एक मतलब उनकी एक लॉयल्टी थी, एक जो उस नई सरकार के लिए जो अभी अभी साउथ अफ्रीका में बनी थी, ठीक है. मतलब कि आर्म्ड फोर्सेस भी डेमोक्रेसी का वेलकम कर रही थी. टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड, जो कि मतलब एक नई सरकार का जो कि अभी बिल्कुल फ्रीली, आज़ादी से और फेयरली, निष्पक्ष रूप से चुनी गई थी. ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट bedecked with ribbons एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय. ओनली मोमेंट्स बिफोर, थोड़ी देर पहले ही जो साउथ अफ्रीकन डिफेंस के जो हाईएस्ट जनरल्स हैं, मतलब आर्म्ड फोर्सेस के जो हाईएस्ट जनरल्स हैं ना, और पुलिस फोर्स के जो हाईएस्ट ऑफिसर्स थे, जिनकी चेस्ट पे बिडीक मतलब होता है, बिडीक्ड मीन्स कि उनकी चेस्ट पे क्या सुशोभित थे, रिबन्स एंड मेडल्स, ठीक है. सल्यूटेड मी एंड प्लेज देयर लॉयल्टी. उससे पहले उन्होंने नेल्सन मंडेला जी बता रहे हैं, उनको सल्यूट किया था और उन्होंने लॉयल्टी की शपथ ली थी. आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी. अब वो याद कर रहे हैं उस चीज़ को. अनमाइंडफुल, नॉट अनमाइंडफुल ऑफ मीन्स कॉन्शियस ऑफ और अवेयर ऑफ, ठीक है. कहते कि जब सालों पहले इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया था, तब मैं अवेयर नहीं था कि ऐसा भी क्षण आएगा जब ये मुझे अरेस्ट नहीं बल्कि ये मुझे सल्यूट करेंगे. फाइनली अ शेवर ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू
एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। फिर क्या हुआ, शेवरॉन होता है अ पैटर्न इन द शेप ऑफ वी। अगर आपने कभी इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे पे ना जेट्स की परफॉर्मेंस देखी तो वो कैसे जाते हैं, उनकी शेप कैसे होती है ना, वी शेप बनती है जब वो परफॉर्म करते हैं। तो वैसा ही वहाँ पे भी उन्होंने एक उस वी शेप में स्मोक उन्होंने मतलब परफॉर्मेंस दी जिसमें वो धुआं छोड़ते हैं ना। तो वो कौन कौन से कलर का था, ब्लैक, रेड, ग्रीन और ब्लू और गोल्ड कलर का था, क्योंकि वो नए साउथ अफ्रीका का फ्लैग था, उसके कलर्स थे वो। ठीक है। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी by the playing of our two national anthems and the vision of white singing कोसी स्किले आई अफ्रीका। ठीक है। तो कहते एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम। अब द डे वॉज सिम्बलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग। तो फिर कहते कि उस दिन मतलब क्या स्पेशल उनको लगा एक और चीज़, दो नेशनल एंथम्स गाए गए थे। और क्या था, जो एक नया जो नेशनल एंथम था ना, कोसी स्किले, वो कौन गा रहे थे, वो वाइट्स गा रहे थे, गोरे लोग गा रहे थे। और जो काले लोग थे वो डाई स्टेम, जो ओल्ड एंथम था ना रिपब्लिक का, वही गा रहे थे। तो कितना तक कि जो गोरे लोग हैं वो नया वाला गा रहे हैं और जो काले लोग हैं वो पुराना वाला नेशनल एंथम गा रहे हैं। मतलब दोनों ने एक दूसरे को एकदम प्यार से एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem, they only despised, they would soon know the words by heart। कहते कि although जबकि कि मतलब उस दिन वो जो गा रहे थे उनके लिरिक्स उनको नहीं पता थे, क्योंकि वो नया था ना जो भी कोशिश के लिए था। तो कहते लेकिन बड़ी जल्दी ही उनको वो दिल से याद करने वाले थे। ठीक है, दिल से वो याद करने वाले थे। यहाँ पे यस नेक्स्ट है हमारा डिस्पाइज्ड का मीनिंग दिया हुआ है, हैड अ वेरी लो ओपिनियन ऑफ। ठीक है, हैड ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, मतलब उनको एक्चुअली वो नया था तो उनको उसका क्या था, अभी तक उनके एक्चुअल लिरिक्स पता नहीं थे, स्टिल उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया हुआ था। On the day of inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. अब कहते हैं इनॉग्रेशन के दिन जो था उनको ना वो मतलब ओवरवेल्म्ड हो रहे थे, इमोशन से भर रहे थे, किस चीज़ से, अपनी हिस्ट्री की कुछ याद करके। क्या याद कर रहे थे, वो कह रहे थे कि 20th सेंचुरी का जो फर्स्ट दशक था, पहला दशक था, पहले 10 साल थे, कुछ साल पहले की बात वो याद कर रहे हैं। कुछ साल पहले जब 20th सेंचुरी के पहले दशक में, कुछ साल पहले, जबकि बहुत ही बिटर मतलब एक बहुत बुरा एंग्लो बोयर वॉर हुआ था जो कि नेल्सन मंडेला के बर्थ से पहले हुआ था। द वाइट स्किन पीपल, जो गोरे लोग थे साउथ अफ्रीका के, पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द, उन्होंने क्या किया था, जो अलग अलग कम्युनिटी के, अभी देखो यहाँ पे पीपल्स यूज़ किया गया है ना, पीपल और पीपल्स, हम कब पीपल्स यूज़ करते हैं ये मैंने अपनी एक वीडियो में बताया हुआ है, आप उसको यू कैन वॉच, अगर आपको नहीं पता है फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ। पीपल जो है वो खुद एक प्लूरल वर्ड है, लेकिन जब हम पीपल्स यूज़ करते हैं ना उसका मतलब होता है डिफरेंट कम्युनिटीज़ और सोसाइटी और कंट्रीज़ के लोग जब एक जगह इकट्ठे होते हैं। यहाँ पे क्यों पीपल्स बोला गया है, क्योंकि जो वाइट स्किन लोग थे अलग अलग कम्युनिटी के थे, वो एक हो गए थे अपने डिफरेंसेस को साइड में करके, किसके अगेंस्ट, जो डार्क स्किन के लोग थे अपनी ही ज़मीन के। ठीक है, मतलब अलग अलग कम्युनिटीज़ के गोरे लोगों ने एक सिस्टम बना लिया था और उन्होंने एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर दिया था काले लोगों के खिलाफ। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमेन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। कहते कि ये जो स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ था ना रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, ये कहते कि सबसे गंदा वाला, हार्शेस्ट मतलब बिल्कुल कठोर, और सबसे इनह्यूमेन अमानवीय था। और ऐसी एक सोसाइटी बनी थी मतलब हैज़ एवर, जो मतलब संसार में इसकी जो बात है वो एक ऐसी सोसाइटी थी कि लोगों को क्या कम पता था इसके बारे में,
है ना, क्या हो रहा था उन लोगों के साथ। नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी, अब कहते पहले हुई 20th सेंचुरी के फर्स्ट डेकेड की बात, अब हो रही है लास्ट डेकेड की बात, ठीक है। एंड माई ओन 8th डेकेड एज अ मैन, कहते मेरा खुद का 8th डेकेड, 8वां दशक एज अ मैन, दैट सिस्टम हैड बीन overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all peoples regardless of their color of their skin। कहते कि और अब हम बात करें 20th सेंचुरी के लास्ट डेकेड की, जिसमें अब सिस्टम चेंज हो चुका है। पहले क्या था, डिस्क्रिमिनेशन था कलर्स के बेसिस पे, स्किन के बेसिस पे। अब क्या है, अब वो चेंज हो गया है, और अब वो किससे रिप्लेस कर दिया गया है, सबके इक्वल राइट्स, सबकी फ्रीडम से, ठीक है। उनके कलर और उनकी स्किन के बेसिस पे अब कोई भी भेदभाव नहीं होगा। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। कहते कि ये दिन आया तो है, लेकिन आप कल्पना भी नहीं कर सकते थाउजेंड्स ऑफ लोगों के सेक्रीफाइसेस के बाद ये दिन आया है। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड। कहते कि लोगों के जो कष्ट जो उन्होंने सहे और जो साहस उन्होंने दिखाया, वो कभी ना तो उसकी कोई तुलना हो सकती है और ना ही उसको कभी चुकाया जा सकता उसका कर्ज। I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। कहते कि उस दिन मुझे ये लगा कि मतलब आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ ना, ये जो मेरी सक्सेस हुई है, ये किसका सम है, किसका टोटल है, उन सभी अफ्रीकन देशभक्तों का जो मुझसे पहले चले गए, मतलब वो अब जिंदा नहीं है ना। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी। कहते कि वो एक लंबी और बहुत नोबल लाइन है, लेकिन वो लोग मतलब वो उसमें मर गए, तो कहते कि लेकिन वो अब मेरे इस जो शुरुआत मैंने की इसके साथ वो फिर शुरू होगी। आई वॉज पेन्ड that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought। कहते कि मुझे इस चीज़ का दुख है कि मैं उनको थैंक यू नहीं कर पाया, और वो ये नहीं देख पाए जिस चीज़ के लिए उन्होंने इतने कष्ट सहे हैं ना, वो चीज़ आखिर में हमें मिली है इंडिपेंडेंस, लेकिन वो नहीं देख पाए इस चीज़ को। तो इस चीज़ का कहते हैं मुझे बहुत दुख है। यहाँ पे रोट क्या है, ओल्ड फैशन फॉर्मल वर्ड। एक ओल्ड फैशन वर्ड है जिसका मतलब अभी ये यूज़ नहीं होता, लेकिन इसका मतलब क्या है, डन और अचीव, कोई चीज़ को अचीव कर लेना। तो पहले किसी चीज़ को अचीव करने के हम रोट बोलते थे, WROUGHT। द पॉलिसी ऑफ, इसको अपार्थाइड जो भी आप बोल सकते हो, बोथ आर करेक्ट, क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वूंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। कहते हैं कि ये जो अपार्थाइड, ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी थी ना, इसने मेरी कंट्री और मेरे लोगों को एक गहरा और मतलब बहुत देर से भरने वाला ज़ख्म दिया है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ़ नॉट जनरेशन्स रिकवरिंग फ्रॉम द प्रोफाउंड हर्ट। कहते हैं कि हम लोगों को इससे उभरने में ना बहुत साल लगेंगे, अगर जनरेशन्स नहीं लगी लेकिन बहुत सारे साल लगेंगे। जो कष्ट हमें, जो दुख हमें, जितना हर्ट हम हुए हैं ना, इससे उभरने में हमें सालों लगेंगे। बट द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sissulus, the Chief Luthilus and Yusuf Dedus, the Bram Fishers, the Robert Sobuquis of our time। कहते कि ठीक है, ये जो अत्याचार था, ये जो ब्रूटैलिटी थी, इसने हमें तो ज़ख्म दिए, लेकिन ये इसने अनजाने में एक और चीज़ पैदा की है। क्या चीज़ पैदा की है, इनके नाम जो भी हम नाम पढ़े ना, ओलिवर टेम्बोज, द वॉल्टर सिसुलस, द चीफ ल्यूथिलस, ये कौन है, ये सारे योद्धा, ये मतलब वो लोग हैं जिन्होंने सेक्रीफाइस किया फ्रीडम के लिए। तो कहते हैं कि इस ब्रूटैलिटी ने हमें अनजाने में, इंटेंशनली नहीं, लेकिन हमें ये सारे लोग दिए हैं। इन सब की पिक्चर्स आप देख सकते हो, है ना, जिनकी बात हो रही है। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम, जेनरोसिटी एंड देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। कहते कि ये लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, असाधारण साहस, बुद्धि और ऊर्जा के मतलब वैसे जेनरोसिटी, वैसे लोग थे, और इनके जैसे मतलब दोबारा नहीं होंगे। इतना अद्भुत करेज था इनमें। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। कहते कि क्यों नहीं होंगे ऐसे लोग दोबारा सोसाइटी में, क्योंकि ऐसे पैशनेट देशभक्त पैदा होने के लिए इस तरह का अत्याचार, गहरा अत्याचार
होता है ना, तभी लोगों के दिलों में चिंगारी पैदा होती है ना देशभक्ति की। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. तो वो क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा देश जो है वो रिच है मिनरल्स और जेम्स में, है ना, बहुत हीरे जवाहरात मिनरल्स हैं जो बीनीथ इट्स सॉइल, इसकी मिट्टी के नीचे से मिलते हैं, लेकिन कहते हैं कि मैं उनको भी जानता हूँ, जो ऐसी एक दौलत को जानता हूँ जो इसके लोग हैं, बहुत ही फाइन, बहुत ही सच्चे और प्योरेस्ट डायमंड्स हैं वो एक्चुअल हीरे वो लोग हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। कहते कि इन लोगों की बदौलत ही मैंने साहस का असली अर्थ जाना और समझा है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। कहते कि उस दौरान जब भी ये प्रोसेस हो रही थी, मैंने किनको देखा, औरतों को, आदमियों को देखा मैंने, जिन्होंने अपनी लाइव्स, अपनी ज़िंदगियाँ अपनी लाइफ का रिस्क दिया, किसके लिए, आइडिया फॉर एन आइडिया। कौन सा आइडिया था वो, इंडिपेंडेंस का, फ्रीडम का। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength or resilience that defies the imagination। कहते कि मैंने वो लोग देखे हैं जिन पे इतने अत्याचार हुए लेकिन वो टूटे नहीं, है ना, उन्होंने मतलब डट के उसका सामना किया। कोई भी मुश्किल, कितना भी उन पे टॉर्चर हुआ, ना केवल वो उस चीज़ से निकले बल्कि उस चीज़ को भूल भी गए। और क्या जज्बा था उनमें, सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति का। I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it। कहते कि मैंने क्या सीखा, साहस क्या है। कहते ना साहस क्या है, मतलब डर का ना होना, लेकिन कहते ऐसा नहीं है। साहस का मतलब ये नहीं है कि आप डरपोक नहीं हो, आप निर्भय हो। साहस का मतलब ये है कि आप अपने डर पे विजय कैसे पाते हो, है ना, आप कैसे अपने डर को जीतते हो। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। अब इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लो, ये लाइन आपको आ सकती है, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, या तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आ सकता है, किसने किससे कहा, कौन कह रहा है, या फिर इसको एक्सप्लेन आप करना, आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है ना। द ब्रेव मैन कहते कि बहादुर आदमी वो नहीं है जो डरता नहीं, बल्कि वो है जो हु कंकर्स दैट फियर, जो उस डर को जीतता है, जो उस डर पे काबू पा लेता है, वो एक्चुअल में बहादुर है। ठीक है, ऐसा नहीं है बेटा कि कोई इस दुनिया में ऐसा नहीं होगा जिसको कोई डर नहीं है, ऐसा नहीं होता। हर इंसान के मन में कोई ना कोई डर होता है। तो हम लोग असली में बहादुर कब कहलाते हैं, विजेता कब कहलाते हैं, जब हम अपने डर को काबू में कर लेते हैं। ठीक है, नो वन इज़ बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। कहते हैं कि कोई भी ना पैदा होते ही लोगों के मन में ये नफ़रत नहीं होती है दूसरे लोगों के प्रति, उनके कलर के बेसिस पे, स्किन के बेसिस पे, उनकी बैकग्राउंड के बेसिस पे या धर्म के बेसिस पे ना। जब छोटे छोटे बेबीज़ होते तब थोड़ा ना पता होता है हम सबको इन चीज़ों का। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। कहते हैं कि लोग सीखते हैं नफ़रत करना जब वो उस कंपनी में आते हैं, जब उनको सिखाया जाता है। तो कहते हैं अगर उनको हेट करना सिखा सकते हैं तो उनको ये भी सिखाया सकता है प्यार करना, है ना। ओके, फॉर लव कम मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट। कहते हैं कि जो प्यार है ना वो नफ़रत से ज़्यादा नेचुरली आता है लोगों के दिल में। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. Perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. कहते कि जब वो जेल में थे ना, बहुत कठिन दिन थे ना उनके लिए, जेल में सर्वाइव करना, उन पर बहुत अत्याचार, बहुत टॉर्चर होता था। कहते कि वो जो एकदम बहुत हार्ड वाले दिन थे ना मेरे जेल में, तब भी मैंने और मेरे जो साथी थे, जब हम पे बहुत अत्याचार किया जाता था, तब मैंने क्या देखा था, अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी। मतलब मैंने इंसानियत की झलक देखी थी एक गार्ड में, कुछ सेकंड्स के लिए ही सही, लेकिन मैंने देखा था कि जब हमारे साथ इतना बुरा हो रहा था तो उसको दुख हो रहा था। वो चाहे एक सेकंड के लिए ही हुआ हो, लेकिन मेरे लिए वो काफ़ी एक हौसले की बात थी, और मेरे लिए वो एक उम्मीद की किरण बनी जिसने मुझे हौसला दिया वो सब कुछ टॉलरेट करने का। मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। कहते कि जो मनुष्य की जो अच्छाई है ना वो चिंगारी की तरह होती है,
उसको आप दबा सकते हो लेकिन उसको आप बुझा नहीं सकते हो। मतलब कि हर इंसान में चाहे वो कितना भी बुरा हो उसमें ज़रूर अच्छाई तो होती है। In life, every man has twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. Obligation means responsibility। कहते हैं कि हर इंसान के पास ना दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मेन। एक तो है अपनी फैमिली की तरफ, अपने पेरेंट्स के लिए, बीवी के लिए, बच्चों के लिए, और एक होती है अपने समाज के लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज़। कहते हैं कि एक सिविल सोसाइटी में हर एक इंसान जो है वो उन ऑब्लिगेशन, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर सकता है अपनी नेचुरल टेंडेंसीज़ और बिहेवियर के बल पे। ठीक है, मतलब वो किस तरह से कौन सी एबिलिटीज़ को वो कितना कर सकता है, ये उसकी नेचुरल उस पे रहता है ना, टेंडेंसी पे रहता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। लेकिन कहते हैं कि साउथ अफ्रीका जैसे देश में जहाँ पे मैं पैदा हुआ था वहाँ पे मुश्किल है कि इंसान के लिए दोनों ऑब्लिगेशंस को पूरा करना। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। कहते कि साउथ अफ्रीका में जो हम जैसे काले लोग थे ना, अगर हमने एक इंसान के जैसे जीने की कोशिश की तो हमें सज़ा दी जाती थी और हमें अकेला कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज इनविटेबली रिप्ड from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। कहते कि साउथ अफ्रीका में अगर कोई इंसान सोचता था कि वो अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ मतलब करे तो उसको क्या, कुछ ड्यूटीज़ पूरी करे तो उसको अनअवॉइडेबली, मतलब उसको क्या करते थे, उसको उसके फैमिली से अलग कर देते थे, उसके घर से अलग कर देते थे और उसको एक अकेलेपन की लाइफ जीने के लिए मजबूर किया जाता था जहाँ पे उसको कोई ना जानता हो, एकदम उसको आइसोलेटेड कर दिया जाता था। उसके एग्जिस्टेंस को ही मतलब वो लोग दांव पे लगा देते थे। I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother and a father and a husband। कहते कि आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज़ टू माई प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। कहते कि स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था, स्टार्टिंग में मुझे मतलब जब उनको अवेयर नहीं था ना वो इसके लिए, स्ट्रगल के लिए और सेक्रीफाइस के लिए। लेकिन कहते कि जब मैंने कोशिश की कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ करूं तो मुझे एहसास हुआ कि मैं मतलब उन्होंने उसको अकेला कर दिया। नेचुरली वो 30 साल तक जेल में रहे। जब वो जेल में थे तो वो एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर एंड एज अ हस्बैंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ना पूरी कर सके। समझ रहे हो ना? उन्होंने ऐसा क्यों बोला? कहते कि हमारे साउथ अफ्रीका में ऐसा नहीं था कि एक इंसान जो है वो दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करे, अपने देश के लिए भी जिए और अपने फैमिली के लिए भी जिए। कहते हमारे साउथ अफ्रीका में ऐसा नहीं था। हम काले लोगों के साथ अगर हम ऐसा करते हैं ना तो हमें मतलब अलग कर दी जाता है फैमिली से। इसी तरह 30 साल उन्होंने जेल में काटे हैं तो उन 30 सालों में उनकी फैमिली ने भी कितना कुछ सफ़र किया होगा। तो कहते कि मैं उनके लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा ना कर पाया। आई वॉज नॉट बोर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। कहते जब मैं पैदा हुआ तो थोड़ा ना था मुझे पता कि मेरे को इंडिपेंडेंस चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था दिमाग में। और कहाँ होता है, आई वॉज बोर्न फ्री। कहते मैं तो फ्री पैदा हुआ था, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। मतलब मैं हर तरह से फ्री था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, जहाँ मेरी माँ की झोंपड़ी थी वहाँ मैं खुला मैदानों में दौड़ता था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज। कहते मेरे विलेज में से जो स्ट्रीम जाती थी, छोटी सी नदी जाती थी, उसमें मैं तैरने के लिए आज़ाद था। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। कहते कि रात को मिलीज मतलब जो मेज़ जैसे मक्का भून के खाना वो करते थे हम। फ्री था मैं ये सब करने में। और जो हमारे बुल्स थे उनकी सवारी करना। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। जब तक कहते कि मैं अपने पापा के द्वारा बताए हुए रूल्स और अपनी जो मेरी ट्राइब के कस्टम से उनको फॉलो करता था, मुझे कभी भी ना तो किसी इंसान से ना कभी भगवान ने कोई ट्रबल किया, कोई पनिशमेंट मिली। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। कहते कि ऐसा तब तक था जब तक कि मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो मेरा बॉयहुड, जो मेरा बचपन का फ्रीडम था वो सिर्फ एक भ्रम है। दैट इज़ नॉट रियल।
when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. कहते जब मैं बड़ा हुआ, जवान हुआ, फिर मुझे पता चला कि मेरी तो फ्रीडम पहले ही ले ली गई है ना, तब मुझे उसकी हंगर फील हुई, उसकी भूख फील हुई. एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ. कहते कि जब स्टार्टिंग में मैं एक स्टूडेंट था तो मुझे सिर्फ अपने लिए फ्रीडम चाहिए थी. कैसी फ्रीडम? पार्टीज़ करना, घूमना फिरना एंड सो ऑन, है ना. द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट्स, read what I pleased and go where I chose. कहते नाइट जस्ट वेट. हाँ कहते स्टार्टिंग में क्या था, मुझे मेरी फ्रीडम ट्रांजिटरी थी, मतलब परमानेंट नहीं थी. दैट वाज टेम्प्रेरी. क्योंकि मुझे क्या करना था, पार्टी करनी थी, जो मेरा मन करता वो पढ़ता, या जो मेरा मन करता वो मैं जो चूज़ करूँ वहाँ जाऊँ जिस जगह पे, है ना. लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई yearn for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. कहते जब बाद में वो जोहान्सबर्ग गए, साउथ अफ्रीका की कोई सिटी है, वहाँ गए, कहते तब मुझे पता चला कि जो बेसिक और एक ऑनरेबल फ्रीडम्स क्या होती हैं, है ना, लाइफ में. कि अपने हिसाब से जॉब करना, है ना, फैमिली ऑफ मैरिंग, शादी होना, हैविंग अ फैमिली, और मतलब इसमें किसी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आनी चाहिए ना. अब वो काले लोग थे तो उनको रिस्ट्रिक्शंस थी, ये वाली जॉब उनके लिए नहीं है, ये वाली जॉब उनके लिए सिर्फ कुछ सेलेक्टेड जॉब्स थी, मतलब वो अच्छी वाली नहीं थी जो वो कर सकते थे. और गोरे लोगों की तरफ शादी तो गोरी लड़की से दूर की बात है, उनकी तरफ देखना भी एक मतलब कानून तोड़ने के समान होगा. But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. फिर बोलते मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ मैं ही गुलाम नहीं हूँ, बल्कि मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भी फ्री, मतलब वो भी गुलाम हैं. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. कहते कि फिर मुझे पता चला कि सिर्फ मेरी ही इंडिपेंडेंस या फ्रीडम रिड्यूस्ड नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बल्कि मेरे जैसे दिखने वालों की भी सबकी स्वतंत्रता ऐसे ही रिस्ट्रिक्टेड है. दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल. कहते कि तब मुझे पता चला, तब मुझे रियलाइजेशन हुआ, जब फिर उन्होंने जो अमेरिकन नेशनल कांग्रेस थी वो ज्वाइन की. फिर कहते तब मुझे पता चला कि मतलब सिर्फ मेरी फ्रीडम जो है वो नहीं है, वो तो ग्रेटेस्ट हंगर है मेरे लोगों की फ्रीडम के लिए भी ना. मतलब उनको एक्चुअल में पता चला कि उनकी कंट्री में हो क्या रहा था. इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without at home, and that forced a life-loving man to live like a monk. तब उनको कहते कि तब उनको पता चला कि तब उनके मन में जागा कि हमारे जो लोग हैं उनको भी डिग्निटी से, सेल्फ रिस्पेक्ट से जीने का अधिकार है. और इसी फीलिंग ने एक फ्राइटेंड, एक डरपोक यंग आदमी को एक बोल्ड वन में बनाया, है ना, जिसने फिर लॉ तोड़ना शुरू किया और वो क्रिमिनल बना, क्योंकि उसने जो लॉ थे जो उनको रोकते थे उनके खिलाफ काम करना शुरू किया, तो ऑब्वियसली फिर वो उनको क्रिमिनल बोला गया. और उन्होंने एक फैमिली लविंग हस्बैंड को एक ऐसा इंसान बना दिया विदाउट अ होम, है ना. मतलब कि फिर उनका क्या था, उनकी ज़िंदगी का एक ही मकसद हो गया कि उनको बस फ्रीडम चाहिए थी, उनको अपनी जैसे बोलते हैं उनको जस्टिस चाहिए था. और जो एक उनकी पहले सोच क्या थी कि ठीक है शादी करके घर बसाना है एंड सब कुछ, उन्होंने मतलब उनका पहले कंसंट्रेशन अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए होती थी. लेकिन बाद में कहते हैं कि वो एक मॉन्क की तरह, एक सन्यासी की तरह लाइफ जीना शुरू कर दिए, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं था, उनको बस किसी न किसी हाल में अपने लोगों को आज़ाद कराना था. आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. कहते आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन, कहते कि मैं इतना
वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं था जितने कि बाकी लोग थे। लेकिन मुझे क्या लगा कि मैं जो जितनी स्वतंत्रताएं हमें मिली ना वो उनको मैं नहीं कर पा रहा था इंजॉय, है ना, जो जितना उनको मिला था। ठीक है, क्यों नहीं कर पा रहे थे वो इंजॉय? क्योंकि उनको पता था कि मेरे जो लोग हैं, मेरे जो कंट्री के लोग हैं मेरे जैसे, वो भी फ्री नहीं है। तो मतलब उनको उनकी तकलीफ़ अब महसूस होने लग पड़ी थी। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल, कहते हैं कि फ्रीडम अविभाजित है ना। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, द चेन्स ऑन ऑल माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। कहते हैं कि जो रिस्ट्रिक्शंस थी किसी भी अगर मेरे जैसे किसी भी लोग पर थी तो वो मुझ पे थी, सब पे थी। ये नहीं था कि एक पे रिस्ट्रिक्शन है, वो सब पे थी। ठीक है, मेरे लोगों पर रिस्ट्रिक्शन मतलब मुझ पे रिस्ट्रिक्शन थी। आई न्यू दैट द ओप्रेसर मस्ट बी लिबर्टेड जस्ट एज श्योरली एज द ओप्रेस्ड। अब कहते हैं कि मुझे इतना पता चल चुका था कि अगर जो ऑप्रेसर है उसको, मतलब जिस पे अत्याचार हो रहे हैं, उनको भी जीने की आज़ादी है। जिस तरह से ऑप्रेस्ड जो उनको दबा रहे हैं वो लोग जीते हैं, वैसे ही उनको भी जीने की आज़ादी होनी चाहिए। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेटर। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बात की, कहते हैं कि ठीक है कि जो अत्याचार जो जिस पे अत्याचार होता है ना बेटा, उसको तो कहते हैं उसके लिए तो पनिशमेंट है ही है, क्योंकि वो अत्याचार सह रहे हैं। लेकिन जो अत्याचार करता है ना वो भी गुलाम है। वो किस चीज़ का गुलाम है? नफ़रत का, है ना, वो नफ़रत का कैदी है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। वो किसका गुलाम है? वो मतलब प्रेजुडिस क्या होता है? प्रेजुडिस होता है एक ऐसी किसी के प्रति ना घृणा की भावना, बिना मतलब के, कोई रीज़न नहीं है लेकिन फिर भी उससे नफ़रत करना। और नैरो माइंडेडनेस दिमाग मतलब सोच अपनी कम रखना, ठीक है, कंजर्वेटिव सोच। तो कहते हैं कि मतलब वो लोग जो अत्याचार कर रहे हैं ना वो भी तो नफ़रत के कैदी हैं, है ना, वो भी मतलब उन पे भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम। कहते हैं कि अगर मैं किसी और की फ्रीडम ले रहा हूँ ना तो एक्चुअल में मैं भी फ्री नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। जिस तरह की अगर किसी ने मेरी फ्रीडम ली है ना, तो अगर मेरी फ्रीडम किसी ने ली है तो भी मैं फ्री नहीं हूँ, और अगर मैं किसी की फ्रीडम लेता हूँ तो भी मैं फ्री नहीं हूँ। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। कहते हैं कि अत्याचार सहने वाला और अत्याचार करने वाला दोनों को ही एक्चुअली इंसानियत, दोनों से चोरी हुई है उनकी इंसानियत। तो यहाँ पे वो क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग हम पे अत्याचार कर रहे हैं ना, अगर हम सोचें कि वो बड़ी एक हैप्पी लाइफ जी रहे हैं या वो बहुत फ्री हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया है एक्चुअली। कह रहे हैं कि वो लोग जो है ना, जो अत्याचार करता है ना, वो भी गुलाम है। वो किस चीज़ का गुलाम है? अपनी नफ़रत का, अपनी ईर्ष्या का। तो कहता है कि उनको भी आज़ादी चाहिए। अगर एक सोसाइटी में एक अत्याचार सहन करने वाला आज़ाद होता है तो अत्याचार देने वाला भी आज़ाद होता है अपनी ईर्ष्या से। तो इस नोट पे हमारा जो ये चैप्टर है वो ख़त्म होता है। अगर सोचा जाए तो बहुत अच्छी बातें हमें पता चली हैं। ठीक है, एक तो उनका स्ट्रगल देखो, 30 साल जेल में रहे, फाइनली उन्होंने उस चीज़ को ओवरकम किया। जो भी उनका स्ट्रगल था वो आज उनकी जो एक सत्ता बनी है। ठीक है, और उन्होंने कितने अच्छे मैसेज दिए हैं। डरपोक कहलाते हैं हम, लेकिन हम बहादुर कब कहलाएंगे? ये नहीं कि हम जब डरते नहीं हैं, जब हम अपने डर को विजयी कर लेते हैं, जब उस डर पे काबू पा लेते हैं। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं मिलूँगी इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उनकी मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।